हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में, जो कि एक ईएलएसए स्कीम है। तो सबसे पहले तो एक चीज बता दूं कि इस तरह के फंड में किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। जो लोग टैक्स स्लैब में आते हैं, तो अगर आप 5 लाख से ऊपर की इनकम ले रहे हैं अभी, तो ही आप इस वीडियो को देखें। अदरवाइज आपको ईएलएसए स्कीम में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे फंड हैं जो कि इससे ज्यादा अच्छे रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। इसके अलावा आज की वीडियो हमारे दो सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही है। उन्होंने पूछा था कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड कैसा है अगर हम ईएलएसएस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो चलो, तो इस फंड के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपको म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन है इन्वेस्टमेंट करने के मामले में, या किस तरह के इंश्योरेंस आपको लेने चाहिए, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको सोल्यूशन मिल जाए। और इसी के साथ साथ आप अगर डायरेक्ट खुद से ही इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड में एक बड़ी वेल्थ कैसे क्रिएट कर सकें, तो आप इन दो बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड और दूसरी बुक है हाउ टू मेक अ फॉर्च्यून थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो ये पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ लें। और मैं आपको इसके कॉस्ट लगभग बता देता हूँ। ये जो पहली बुक है कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड, ये लगभग आपको 2500 रुपए से लेकर के 2600 रुपए तक की पड़ेगी। तो अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस बुक को पढ़ें। अदरवाइज अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते तो 300 से 400 रुपए के अंदर में आपको ये दूसरी बुक मिल जाएगी, हाउ टू मेक अ फॉर्चून थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो दोनों ही बुक के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं। तो आई होप कि अगर आप म्यूचुअल फंड में खुद से इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहते हैं तो हम इन दोनों बुक्स को जरूर पढ़ेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक डिस्क्लेमर के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं कि मेरी तरफ से जितनी भी वीडियोस मैं बनाता हूँ कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है, ताकि आप सीख समझ करके एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सके। तो यहाँ पे आप देखोगे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ये एक ईएलएसएस कैटेगरी का है, ये तो हमें पता है। ईएलएसएस कैटेगरी का मतलब क्या होता है कि जो आपको टैक्स सेविंग करने में मदद मिल करता है, एटीसी का आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। तो ये चीज सभी को पता है। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में और जानना है कि एटीसी का बेनिफिट और कैसे कैसे ले सकते हैं और किन किन तरीके से ले सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उस पर भी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। ये कुछ ओवरव्यू है जो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक चीज का बस आपको ध्यान क्या रखना चाहिए कि अगर आप किसी ईएलएसएस कैटेगरी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो 3 साल का यहाँ पे आपको लॉक इन पीरियड मिलेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है बस। इसके अलावा ये एक इक्विटी फंड है, तो ज्यादातर जो पैसा है वो इक्विटी फंड में लगता है, तो लंबे समय में कैपिटल अच्छा खासा एप्रिशिएट होने के भी चांसेस बने रहते हैं। बहुत अच्छा रिटर्न भी आपको मिल सकता है टैक्स सेविंग के साथ साथ। तो चलो देखते हैं कि ये फंड कैसा है। इनके फंड मैनेजर देखते हैं। सबसे पहले कौन है? मिस्टर बालाचंद्रन जी इसके फंड मैनेजर हैं और इस सितंबर 2016 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। टोटल एक्सपीरियंस इनका 17 साल का है। और इनके बारे में अगर आप कुछ और पढ़ना चाहते हो कि कहाँ से इन्होंने एजुकेशन लिया, कितना इनको एक्सपीरियंस है, तो आप इसको वीडियो को रोक करके इसे आप पढ़ सकते हो। मैं चलता हूँ आगे कि इन्होंने किस तरीके से काम किया है और क्या रिटर्न जनरेट किया, क्या अभी से इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जिसे फंड साइज भी कहते हैं, वो 10,000 करोड़ से ऊपर का है, जो कि ये बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा इसका आप एनएवी देखोगे 252 रुपए का है और ये 4 नवंबर 2022 तक का डेटा है। मतलब अगर आप इसे बाद में देखोगे तो हो सकता है कि एनएवी में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इसका आप सीएजीआर देखोगे जो लास्ट 3 साल का, लास्ट 5 साल का, और जब से ये चल रहा है, तो आप देखोगे लगभग 19% का लास्ट 3 साल का रिटर्न है इनका। और 5 साल में देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम ही है एक्चुअली। ये 10 साढ़े 10% के आसपास है। जब से चल रहा है तब से 14% का है। तो रिटर्न के मामले में अगर मैं इस फंड को जजमेंट दूं तो मुझे ये पर्सनली अच्छा नहीं लगा है। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ क्योंकि मैंने इसके और भी चीजें इसके बारे में पढ़ी थी, तो लास्ट 2 से 3 साल के अंदर में इन्होंने एक अच्छा रिटर्न जनरेट करने की कोशिश की है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर अगर आप लास्ट 5 साल का रिटर्न देखोगे तो वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। टोटल इसका आप देखोगे सिंस इंसेप्शन अगर आप ये देखोगे तो ये अच्छा है। 14% का रिटर्न बुरा नहीं होता है, क्योंकि आपको इसमें एटीसी का बेनिफिट भी अलग से मिल रहा है। बट जिन्होंने अगर लास्ट 5 ईयर से किया है तो उनको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट नहीं मिला। तो चलो अब एक बार आगे देखते हैं कि आगे क्या ये 18-19% के रिटर्न को कंटिन्यू रख पाएगी, या दोबारा से ये 10% वाली कैटेगरी या 11-12% वाली कैटेगरी में ये पहुंच जाएगी। तो इसको चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे। इनके होल्डिंग्स को देखते हैं कि कहाँ कहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। आप लोग देखोगे कि लार्ज कैप में ये लोग लगभग 60% पैसा इनका रखा हुआ है, मिड कैप कैटेगरी में 21-22% है, और स्मॉल कैप में 12% के आसपास इनका पैसा रखा हुआ है। कौन कौन से सेक्टर है जिसमें इनका पैसा डला हुआ है, तो आप देखो सबसे ज्यादा इनका फाइनेंस में है और ये 26% है। हालांकि देखो मेरे मुंह से आपने कई बार वीडियोस में सुना होगा कि मुझे ये पसंद नहीं आता है कि किसी एक सेक्टर में 25% से ज्यादा पैसा डाला जाए। पर यहाँ पे 26 है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आप ऑयल गैस कंज्यूमेबल्स फ्यूल्स में देखोगे तो ये 9% के आसपास है।
आईटी में ये 8.81 है, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 7.98 है, हेल्थ केयर में 6.68, कंस्ट्रक्शन में 4.45, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में 3.82, टेलीकम्युनिकेशन 3%। और ऐसे ही ये सारे आप पढ़ सकते हो कि कितना कितना जो प्रतिशत है वो इसमें डला हुआ है। अगर इनके आप टॉप 5 सेक्टर भी देखोगे तो लगभग मेरे ख्याल से 55 से 60% का जो इनका एसेट है वो इसी में डला हुआ है। तो मेनली आप इन पे इतना ज्यादा फोकस मत करना, हाँ, जब तक कि उसमें होल्डिंग्स ये इंक्रीज नहीं करते हैं, क्योंकि इनका जो 60% के आसपास का टॉप 5 जो इनके सेक्टर्स में यहाँ डला हुआ है। हालांकि वक्त के साथ ये लोग सेक्टर में चेंजेस करते रहते हैं, किसी में कम करते हैं, किसी में बढ़ाते रहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो वो सारी चीजें आप चाहो तो रेगुलर बेसिस पे मेरे अकॉर्डिंग में कितना, अगर मैं बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो फिर भी मैं हर 1 साल में या हर 2 साल में एक बार ट्रैक कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि इन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। इवन मैं ये भी देख लेता हूँ कि किस किस कंपनी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज की है और किस में इन्होंने डिक्रीज किया है, सारी चीजों को भी मैं देख लेता हूँ। अगर आप भी किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में खुद से इन्वेस्ट करते हैं बिना म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से, तो मेरा सजेशन है कि कम से कम 1 साल में या 2 साल में आपको देखते रहना चाहिए। कैश में आप बात करोगे तो लगभग इनके टोटल एसेट का लगभग 7-8% इन्होंने कैश में रखा हुआ है। आईसीआईसीआई बैंक में सबसे टॉप मोस्ट इन्वेस्टमेंट इनकी 5.31%, रिलायंस इंडस्ट्री में 4.83% है, एलएनटी में 3.89%, एमएनएम मतलब महिंद्रा एंड महिंद्रा में 3.78%, इन्फोसिस 3.75% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.63%, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में 3.42% है, कुमिंस इंडिया में 3.2%, भारतीय एयरटेल में 3.18% है। अब मैं आपको 2 स्लाइड्स और दिखाने वाला हूं जिसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखोगे एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का, आप इसका कंपैरिजन देखोगे आप इसके बेंचमार्क के साथ। तो लास्ट 1 साल में इसके बेंचमार्क ने 3.89% का रिटर्न जनरेट किया, जबकि जबकि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 4.74% का। लास्ट 3 ईयर में देखोगे तो 18.38% के रिस्पेक्ट में सिर्फ 18.16 है, ये बहुत ज्यादा नहीं है, इवन इससे थोड़ा सा कम ही है, इक्विवेलेंट ही मान सकते हो। और लास्ट 5 साल का अगर आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो इनके बेंचमार्क ने, जो कि एस&पी बीएसई 500 है, वो 12.56 का रिटर्न जनरेट किया और उसके रिस्पेक्ट में इन्होंने सिर्फ 10.43%। तो ये देख करके तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि लास्ट 5 सालों में इनकी परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही है। आगे हो सकता है कि ये अच्छा परफॉर्म करे, पर अगर इनके पास परफॉर्मेंस को देखा जाए तो मुझे तो पर्सनली मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंट था, मुझे ये रिटर्न के मामले में ज्यादा अच्छे नहीं है। हाँ, कई लोग को ये कहना है कि एटीसी का बेनिफिट भी दे रही है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एटीसी का जो ईएलएसए स्कीम कैटेगरी के बहुत सारे और भी फंड्स हैं जो इससे ज्यादा का रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, और वहां भी जाहिर सी बात है आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता ही मिलता है। क्योंकि अगर आपको यही रिटर्न जनरेट करना है तो आपको टैक्स भी क्यों पे करना है। बहुत सारी यूलिप प्लान आज की डेट में मार्केट में जो इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, उन लोगों का ले लोगे तो वहां पे आपको रिटर्न पे टैक्स फ्री भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई अच्छा यूलिप प्लान भी चाहिए तो आप उसके लिए भी डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक अच्छा यूलिप प्लान भी सजेस्ट कर दूंगा एटीसी के लिए, और आपको ठीक ठाक अच्छा वहां से रिटर्न भी मिल जाएगा, करीब करीब 11 से 14% के आसपास का। अब हम इसका रिस्क रेशियोज देख लेते हैं, क्योंकि ये आपको फाइनल कंक्लूजन में आपको मदद करेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन आप इसका देखोगे, कैटेगरी एवरेज 20.38 है और उसके रिस्पेक्ट में 19.88 है, मतलब ये कम वोलेटाइल है, जो ज्यादातर लोग ये पसंद करते हैं। बीटा भी आप देखोगे तो 0.9 इसका कैटेगरी एवरेज था और इसका भी वही है, तो वॉलेटिलिटी तो नहीं है। तो हालांकि मैं ऐसे बहुत कम फंड देखता हूँ, जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ तो आपको पता होगा कि बहुत सारे कम ऐसे फंड होते हैं जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बीटा में कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल होते हैं, तो ये अच्छी बात है, कम वोलेटाइल है। बट मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न की बात ये थी कि इसका शार्पे रेशियो था, कैटेगरी एवरेज 0.6568 के आसपास का है और ये सिर्फ 0.63 है। ये आपको मैंने हर वीडियो बताया कि शार्पर रेशियो क्या है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, कि जो फंड मैनेजर है जितना रिस्क ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो उसका एक रेशियो निकाला जाता है। तो ये जितना ज्यादा हो उतना अच्छा मान जाता है, बट अगर ये कम है तो यार देखो, मैं पर्सनली श्योर नहीं हूं कि ये आगे कितना बेटर रिटर्न जनरेट करके आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। तो पर्सनली अगर मेरा कंक्लूजन देखा जाए तो जिन लोगों ने वीडियोस की रिक्वेस्ट की थी कि फंड कैसा है, तो लास्ट 5 सालों का भी आपने देखा ट्रैक रिकॉर्ड कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, और अभी भी मुझे कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव ये फंड नहीं लग रहा है। हालांकि मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है, इन दी एंड डिसीजन आपका है, बट लेकिन मेरा जो काम है वो आपको सही इंफॉर्मेशन देना, और इनमें से कुछ चीजें जो मैंने मनी कंट्रोल और कुछ चीजें मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही उठाकर वो डेटा आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये डिसीजन लेने में मदद मिल जाएगी कि एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या एलएसएस कैटेगरी किसी दूसरे म्यूचुअल फंड स्कीम को आपको ढूंढना चाहिए।
आई होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय।